अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 8 के साथ हैं और चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। चलते हैं पहले वाले छोटे से टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में 2/3 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं और मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जनरल ट्रेंड जो है उसको डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ रखती है कि कोई भी एलिमेंट कितनी आसानी से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से है। तो जो एलिमेंट आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है वो अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अगर ट्रेंड को देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में हम इसको ग्रुप वाइज थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल में अगर हम अल्कली मेटल्स के ग्रुप को लें, जो कि फर्स्ट ए ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स को ले लें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सब मेटल्स हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जनरली इंक्रीज़ करती है हमारी बुक जो है उसके मुताबिक, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी इंक्रीज़ करती है नीचे को। लिथियम के मुकाबले में सोडियम चूँकि ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाता है, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी और बढ़ जाती है साइज़ बढ़ने के सबब। इस वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप जनरली इंक्रीज़ ही करती है, फर्स्ट ए ग्रुप की और सेकेंड ए ग्रुप की, हमारे बुक के टेक्स्ट के मुताबिक। इसी तरीके से अगर हम चले जाएँ पीरियोडिक टेबल में छठे ग्रुप की तरफ, छठा ग्रुप ऑक्सीजन सल्फ़र वाला ग्रुप है, सातवां ग्रुप जो है वो हेलोजेंस वाला ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन वाला। तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर इस वजह से है कि इलेक्ट्रॉन लूज़र ही नहीं है, तो ये आम तौर पे जो है वो नॉन कंडक्टर ही माने जाते हैं। बीच में अगर हम फोर्थ ग्रुप पे आ जाएं, फोर्थ ग्रुप, तो उसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड शामिल हैं। अब मैं ज़रा फोर्थ ग्रुप को डिस्कस करूँगा। फोर्थ ग्रुप के अंदर कार्बन जो है वो डिफरेंट बिहेवियर रखता है, हालांकि ये नॉन मेटल है मगर इसकी कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, जैसे डायमंड है, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड तो नॉन कंडक्टर है। तो कार्बन की कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं वो कंडक्टर हैं, जैसे ग्रेफाइट है, और कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म जो हैं वो नॉन कंडक्टर हैं, जैसे डायमंड है। कार्बन जो है ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर ले, जैसे डायमंड में, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। अगर जो है कार्बन डायमंड बना रहा है, डायमंड की एलोट्रोपिक फॉर्म में मौजूद है, तो कार्बन अपने चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लेता है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से डायमंड की फॉर्म में अगर कार्बन है तो नॉन कंडक्टर है, और अगर यही ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो यही कार्बन कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, जिसमें हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे होते हैं। यहाँ अगर आप इसको कार्बन देखें तो इसने 1, 2, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इसी तरीके से नीचे एक लेयर मौजूद होते हैं, तो इसकी जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से, लेयर्ड स्ट्रक्चर और उसमें हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए इसके पास, हर कार्बन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। और ग्रेफाइट अपने उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो कि फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, वो पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ। मगर टॉप से बॉटम या नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी नहीं है, क्योंकि लेयर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने नहीं देती हैं परपेंडिकुलरली। तो पैरेलल टू द लेयर्स जो है, चूँकि उसमें स्पेस अवेलेबल है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं, इसलिए पैरेलल टू द लेयर्स जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकता है। तो फोर्थ ग्रुप में कार्बन जो है उसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म को हमने डिस्कस किया। डायमंड नॉन कंडक्टर है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, जबकि ग्रेफाइट कंडक्टर है क्योंकि इसके पास पैरेलल टू द लेयर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये कंडक्टिविटी कर सकता है। अगर हम इस ग्रुप में नीचे को जाएँ तो जनरली कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी बढ़ रही है। टिन और लेड जो है वो फेयरली गुड कंडक्टर बन जाती है। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनकी कंडक्टिविटी अब्रप्ट है, किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की कुछ कम है। उसकी वजह उनके हर एक के अंदर जो है वो बहुत से डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है जो कि कंडक्टिविटी के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स की जनरली कंडक्टिविटी नॉर्मल एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है, मगर उनमें अब्रप्ट चेंज आता है। सबसे अच्छे कंडक्टर्स जो हैं वो 1b के ग्रुप के मेंबर्स हैं,
कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमूमन बाकी तमाम एलिमेंट्स से ज़्यादा है। ये तो था जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी से मुराद क्या है? अगर हमारे पास गैसियस आयंस मौजूद हों, गैस की फॉर्म में आयंस मौजूद हों और उनको हम पानी में डिज़ोल्व कर दें, तो पानी के मॉलिक्यूल उन गैस के आयंस के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेते हैं और फिर अट्रैक्शन करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। मैं फिर दोबारा रिवाइज़ कर दूं कि अगर हम गैसियस आयंस को पानी में डाल दें और पानी में उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लें, डिज़ोल्व कर लें इनफाइनाइटली, तो ऐसी सूरत में एनर्जी की मिकदार रिलीज़ होती है। ये रिलीज़ इस वजह से होती है कि जब आयन पानी के अंदर जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल आयन को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, उसके सराउंड कर लेते हैं, उसको अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे गैसियस हाइड्रोजन आयन अगर हम 1 मोल लेके उसको पानी में डालें और इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं, तो उससे हाइड्रोनियम आयन्स अंदर बन जाते हैं और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो 1075 किलो जूल पर मोल होती है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी जो है इसका बराह रास्त ताल्लुक दो चीज़ों के साथ है। नंबर 1 चार्ज ऑन द आयन और दूसरे नंबर पे साइज़। तो हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज टू साइज़ रेशो के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। जितना किसी आयन का चार्ज ज़्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी, जितना किसी का साइज़ कम होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल में अगर हम इसके ट्रेंड्स को स्टडी करें तो किसी भी आप एक ग्रुप में आ जाएं, जैसे ये मैंने 1A ग्रुप लिखा हुआ है, किसी भी एक ग्रुप में आ जाएं तो जो एक जैसे आयन्स होते हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती है। ये मैंने 1A ग्रुप के आयन्स को लिखा है, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। इसकी आप देख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है। इसमें से 499 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि इसमें से 305 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है अगर इसके 1 मोल आयन्स को पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि नीचे की तरफ आते हुए चार्ज तो वैसे ही रहता है मगर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो किसी भी ग्रुप में अगर एक जैसे आयंस मौजूद हों तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कम होती है आयंस के साइज़ बढ़ने की वजह से। अगर हम इसको पीरियड वाइज डिस्कस करें तो पीरियड वाइज में मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस लिए हैं, जैसे ये सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। तो अलॉन्ग द पीरियड अगर हम चलते जाएँ तो आयंस जो हैं उनका साइज़ डिक्रीज़ करता है और चार्ज बढ़ता है। साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, यानी चार्ज टू साइज़ रेशो बढ़ रही है। चार्ज टू साइज़ रेशो बढ़ने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अलॉन्ग द पीरियड जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी चार्ज टू साइज़ रेशो सबसे ज़्यादा है। चार्ज इसका सबसे ज़्यादा है, साइज़ आयन का सबसे कम है इनमें से, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। मैग्नीशियम मिडल में है, इसका चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से ये कम है और सोडियम पॉजिटिव से ज़्यादा है ये। तो इसका चार्ज इन दोनों के मिडल में है और इसका साइज़ भी इन दोनों के मिडल में है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से ये बड़ा है जबकि सोडियम से ये छोटा। तो इसकी चार्ज टू साइज़ रेशो इन दोनों के मिडल में है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी इन दोनों के मिडल में है। मगर अगर हम सोडियम के पास देखें तो सोडियम जो है इसका चार्ज जो है वो सबसे कम है इन तीनों में से और साइज़ सबसे ज़्यादा है, तो इसकी चार्ज टू साइज़ रेशो सबसे कम बनती है और सबसे कम बनने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे कम है इन तीनों में से। ये वो क्वेश्चन है जो आमतौर पे पूछा जाता है, एक्सरसाइज में भी मौजूद है। ये थे जी जनरल ट्रेंड हाइड्रेशन एनर्जी के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट बातें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।